हेलो दोस्तों, आज है 5 दिसंबर और हम लोग आज डिस्कस करेंगे 5 दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है हम ही सबके लिए, एग्जाम के लिए। आपको बताना है इंडिया अनडिवाइडेड के ऑथर कौन है। तो इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो अब ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हमारे प्रधानमंत्री ने इनके ट्रिब्यूट प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो अब इनके बारे में थोड़ा देखेंगे डिटेल से। ये राजेंद्र प्रसाद के साथ एक बहुत ही खूबसूरत वाक्या हुआ था। ये जब एग्जाम दे रहे थे प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में, तो इनकी आंसर शीट को देख करके वहां के एग्जामिनर ने बोला था, द एग्जामिनी इज बेटर देन द एग्जामिनर। ठीक है, तो ये वाक्य भी इन्हीं के साथ हुआ था। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछते हैं। और इनकी दूसरी किताबें हैं महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रिमिनिसेंस एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, सत्याग्रह इन चंपारण। राजेंद्र प्रसाद जो है ये एक पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, साथ में एक लॉयर भी थे और हमारे जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, साथ ही ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और ये अब तक के जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनमें से एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने 2 फुल टर्म पूरा किया है। तो ये तीनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने साथ में 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया है, 1934 में, 39 में, 47 में। साथ ही इन्होंने बिहार लॉ वीकली को चालू किया था, क्योंकि ये लॉयर भी थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, अपनी लॉ की प्रैक्टिस को 1920 में छोड़ दी। क्यों छोड़ी? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इनको पार्टिसिपेट करना था। इन्होंने, अब ये चूंकि जर्नलिस्ट भी थे तो इन्होंने उसमें भी काम किया है। इन्होंने क्या किया, सर्च लाइट में, इंग्लिश में, उसमें भी काम किया। साथ ही इन्होंने एक जो वीकली हिंदी मैगजीन था देश, उसको भी चालू किया। इनकी आत्मकथा का नाम ही आत्मकथा था, मतलब ऑटोबायोग्राफी का नाम ही आत्मकथा था, जो कि 1946 में पब्लिश हुआ। ये हमारे जो है इंटरिम गवर्नमेंट में मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर भी थे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही इन्होंने जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसको प्रिसाइड किया था 1946 से 49 तक, और ताकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना जा सके। और इनको भारत रत्न भी मिला था 1962 में। तो ये ढेर सारे फैक्ट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप इन सभी को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल जो है ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ये बिहार में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। बिहार में जो है ये बर्ड फेस्टिवल फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब यहाँ कहां पे किया जा रहा है? ये हमारा भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भागलपुर के विक्रमशिला में डॉल्फिन सेंचुरी है, इंडिया की एकमात्र डॉल्फिन सेंचुरी है ये, सुल्तानगंज से लेके कहलगांव तक। तो यहाँ पे कई सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। वो जो बर्ड्स आती हैं उनको ट्रैप करके, उनके में जो है हम लोग रिंगिंग ऑफ बर्ड्स करेंगे, ट्रैप करके उसमें हम लोग एक नंबरिंग कर देंगे, उसको लॉक कर देंगे, ताकि वो यूनिक नंबर रहेगा। बाकी कहीं भी जाएंगे तो उसको आराम से ट्रैक किया जा सके। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। कहां पे ये ऑर्गेनाइज हो रहा है माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल? ये हमारा हो रहा है बिहार में। अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक जो चालू किया है, घर चालू किया है। घर किसके लिए? इंडिया फर्स्ट होम फॉर ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन के लिए। तो ये कहां पे चालू हो रहा है? ये हमारा हो रहा है बेंगलोर में। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कर रही है। कहां पे कर रही है? बेंगलुरु में कर रही है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पुलिस स्टेशन का रैंकिंग प्रोवाइड किया था। इसमें कौन सी पुलिस स्टेशन टॉप करी है? इसका सही आंसर है नोंगपोक सेकमई। ये कहां पे है? थौबल डिस्ट्रिक्ट में है, मणिपुर में है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ये जो रैंकिंग है ये हमारी हर साल प्रोवाइड की जाती है एमएचए के द्वारा। अब क्यों प्रोवाइड की जाती है? ताकि हम लोग हेल्दी कंपटीशन प्रोवाइड कर सके और कोई भी जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके। ये कब चालू किया गया था? चालू किया गया था 2015 में, जब डीजीपी की मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में बोला था। अब इस रैंकिंग में हम लोग होता क्या है, इस रैंकिंग में का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग टॉप 10 पुलिस स्टेशन को सिलेक्ट करते हैं। जो कितने पुलिस स्टेशन हमारे इंडिया में, वो है 16,671 पुलिस स्टेशन है। उसमें सभी के डेटा एनालिसिस करते हैं, साथ में पब्लिक का फीडबैक भी लिया जाता है और साथ में डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी लिया जाता है।
तो इसमें क्या क्या बात का ध्यान रखा जाता है? हम लोग ध्यान में रखते हैं प्रॉपर्टी ऑफेंस में ध्यान में रखते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन ध्यान रखते हैं, क्राइम अगेंस्ट वीकर सेक्शन ध्यान रखते हैं, मिसिंग पर्सन वहां पे कितने हैं, अनआइडेंटिफाइड पर्सन कितने हैं। तो पहले ये सब कुछ को डेटा में ध्यान में रखते हुए साथ में फीडबैक ऑफ सिटीजन लेते हुए हम लोग पहले स्टेट वाइज रैंकिंग करते हैं, फिर उसमें जो स्टेट पे जो टॉप करता है फिर उसमें ऑल इंडिया रैंकिंग निकालते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि हमारे पुलिस स्टेशन के हार्ड वर्कर जो पुलिस वर्कर्स हैं उनके जो काम को प्रोत्साहन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और साथ ही वो फीडबैक भी मिलता है कि आप में क्या कमियां रह गई उनको दूर कैसे किया जाए। तो इसमें साथ में हम लोग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काउंट करते हैं, डिफिशियंसी भी काउंट करते हैं। तो हमें एक तरह से सब कुछ ध्यान में रख करके हमारे पुलिस स्टेशन को रैंकिंग की जाती है। ये रहे हमारे टॉप 10 पुलिस स्टेशन। तो आपको बस फर्स्ट और सेकंड का बस ध्यान में रखना है। फर्स्ट हमारा मणिपुर में, सेकंड था हमारा तमिलनाडु में। निसर्ग ग्राम जो है पुणे में स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है इसको स्टैब्लिश? तो उसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष स्टैब्लिश कर रही है। निसर्ग ग्राम है क्या चीज, ये देखेंगे अभी। निसर्ग ग्राम जो है ये हमारा पुणे में चालू किया जा रहा है। तो अभी हुआ क्या है कि हमारे जो महात्मा गांधी हैं इन्होंने निसर्ग उपचार आश्रम चालू किया था उरुली कंचन में। ये कहां था? ये हमारा पुणे में था। तो सेम उसी जगह पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी भी चालू की जा रही है। तो ये काफी अच्छी बात है क्योंकि हम लोग नेचुरोपैथी को प्रमोट कर रहे हैं। और ये जो कब चालू किया था गांधी जी ने? ये चालू किया था ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन को गांधी जी ने चालू किया था 1947 में। तो आपको दो फैक्ट्स का याद रखना है कि केक इंस्टीट्यूट कहां पे स्टैब्लिश हो रही है और लोकेशन क्या है, और गांधी जी ने कब यहां पे चालू किया था नेचुरोपैथी का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी एरिक्सन ने एक रिपोर्ट प्रोवाइड किया है, द एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2020। इसमें बताया गया है कि हाईएस्ट एवरेज मंथली मोबाइल डेटा टैरिफ पर स्मार्टफोन जो है किस कंट्री में है। इसका सही आंसर है, इसका आंसर इंडिया ही होगा क्योंकि इंडिया में काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा है। तो अब इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। अब एरिक्सन के रिपोर्ट में इसने ये बता दिया। अब साथ ही इसने ये बात भी बोला कि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर करीब 350 मिलियन 5G सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे 2026 तक, जो कि 27% होंगे पूरे कंट्री के। अब हमारी एरिक्सन कहां की कंपनी है? ये एरिक्सन हमारी स्वीडिश कंपनी है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अब एरिक्सन के रिपोर्ट में यह बताया गया कि हमारे 2026 तक करीब 4 में से 10 जो कनेक्शन होंगे वो 5G कनेक्शन होंगे। ठीक है, और इंडिया के अंदर जो LTE कनेक्शन है, LTE जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, LTE जिसको 4G है, ठीक है ना, इसका बताया कि हमारे 710 मिलियन से 820 मिलियन हो जाएगा 2026 तक, और साथ ही 3G हमारा खत्म हो जाएगा इंडिया से। ठीक है, और इंडिया के अंदर यह बताया गया कि पैंडेमिक के कारण यहाँ पे हमारा जो एवरेज डेटा यूज है वो बढ़ गया है स्मार्टफोन में। वो कैसे बढ़ा है? क्योंकि हम लोग घर से बात करने लगे, काम करने लगे, वर्क फ्रॉम होम करने लगे, इसके कारण से एवरेज डेटा जो है पर डे का 13.5 GB से बढ़ करके 2020 में 15.7 GB हो गया है, जो कि वर्ल्ड में ग्लोबली हाईएस्ट है। अभी एक है AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज पार्क। ये जो है यूनिक नॉन फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है, एस्टैब्लिश किया गया IISc बैंगलोर द्वारा। ये कहां पे चालू किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है बेंगलोर में। ध्यान में कैसे रखेंगे? ये हमारी IISc की जो इंस्टीट्यूट है ये हमारी बेंगलोर में ही है, इसी से आप लिंक करके चालू कर लीजिए, ध्यान में रख सकते हैं। ये जो हमारा आर्ट पार्क है बेंगलोर में चालू किया जाएगा। क्यों चालू किया जाएगा? क्योंकि हमें AI और रोबोटिक्स को प्रमोट करना है सोसाइटी के यूज के लिए। ठीक है, इसलिए इस पर ध्यान में रखेंगे। अब जो है आर्ट पार्क के अंदर अब इसके फंडिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है? फंडिंग प्रोवाइड कर रही है हमारी सीड जो फंडिंग है, शुरुआती फंडिंग है, वो हमारी कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रही है। और वो किस मिशन के अंतर्गत कर रही है? नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत कर रही है, जिसमें हमारे इंडस्ट्री के लोग, साथ में पढ़ने लिखने वाले एकेडमिया और साथ में गवर्नमेंट बॉडीज भी मिलकर के काम करेंगी। इसमें क्या किया जाएगा? आर्ट पार्क में हमारे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को प्रमोट करेंगे। और साथ में ये क्या है कि एक डेटा सेतु भी बनाया जाएगा ताकि हमारे डेटा को सिक्योर रखें, उनको प्राइवेसी को हम लोग कंसर्न में ध्यान में रखते हैं, सिक्योर रखें। और साथ ही डेटा का एनालिसिस करके डेटा मार्केट प्लेस भी बनाया जाएगा, जिससे हमारे AI एप्लीकेशन को फायदा मिलेगा। कौन सी कंट्री है जो कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ को बॉर्डर करती है? तो इसका सही आंसर है ईरान। ईरान काफी न्यूज में बना हुआ है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो ईरान के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्की, इराक। ठीक है,
बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है काफी। और ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। करेंसी क्या है? रियाल। वहां का प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी। चाबहार पोर्ट भी हमारा है जहां पे इंडिया ने काम किया है काफी, वो भी हमारा ईरान में है। और यहाँ के साइंटिस्ट की हत्या कर दी गई थी, उनका नाम क्या था? मोहसिन फखरी जद्दा, इनका नाम था मोहसिन फखरी जद्दा। इनकी हत्या कर दी गई थी, रिमोट कंट्रोल वेपन से इनकी हत्या की गई थी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट में है? इसका सही आंसर बताना है आपको। सही आंसर है इसका असम में है। ये अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और यहाँ पे न्यूज में क्यों आया? न्यूज में अभी इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे 2 राइनो काफ्स की डेड बॉडी मिली थी। ठीक है, पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट डेंसिटी है हमारी 1 हॉर्न राइनोस की। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और साथ में हमारी जो पॉपुलेशन है वो आसाम के काजीरंगा से सेकंड है नंबर ऑफ राइनोस की यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं मिनी काजीरंगा। और क्योंकि यहाँ का वेजिटेशन और लैंडस्केप भी लगभग लगभग सेम ही है। यहाँ पे कई सारे और जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे कि फिशिंग कैट, जंगल कैट, फेरल बेफोलो, वाइल्ड पिग्स, चाइनीज पेंगुलिन, ईटीसी ईटीसी। ठीक है, अब हमारे जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे असम में 5 नेशनल पार्क हैं। डिब्रू सेखुआ, काजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। मैप में आप देख सकते हैं, डिब्रू सेखुआ हो गया, काजीरंगा हो गया, ये हमारा ओरांग नेशनल पार्क हो गया, मानस हो गया। ये हमारे मैप पे नामेरी नहीं दे रखा है, उसको आप बाद में देख के मार्क कर लेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये इसका सही आंसर है 4 दिसंबर। कि ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, नेवी डे कब सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम था इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव। नाम से ही लग रहा है इंडिया काफी रेडी है, आगे अगर कोई भी दिक्कत हुई हमारे चाइना के साथ। तो अब ये चालू क्यों किया गया था? ये हमारा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारे दिसंबर 4 को 1971 में, जब 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे पे अटैक कर दिया था, 4 दिसंबर को इंडिया ने वहां कराची पोर्ट पे अटैक करते हुए उसके 3 जहाजों को डुबा दिया था। इसलिए हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हम लोग जो अल्टीमेट विक्ट्री को सलाम करना चाहिए, तो बिल्कुल सलाम कर रहे हैं। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे इस बात का भी। और ये हमारा इस रीजन में फर्स्ट टाइम यूज हुआ था एंटीशिप मिसाइल्स का, जो कि इंडिया ने यूज किया था। और इसी के दिन, इसी तारीख 4 दिसंबर 1971 को ही बैटल ऑफ लोंगेवाला भी हुआ था, जो काफी फेमस है। ये हमारा फर्स्ट मेजर एंगेजमेंट था, कहां पे? वेस्टर्न सेक्टर में, इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी कर दें। तो फिर चलिए कल मिलते हैं, धन्यवाद।